ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने कैथोड रे ट्यूब पढ़ा था कि कैथोड ग्रुप कैसे फंक्शन करता है, है ना। ओके, तो ओके फिर आज हम इसकी थ्योरी के बारे में डिस्कशन करेंगे, कैथोड रे ट्यूब के बारे में। वैसे कल हमने सारे फंक्शंस जो इनके इंटरनल पार्ट फंक्शन करते हैं, सारे इलेक्ट्रोड्स जो लगे हैं जैसे फंक्शन करते हैं, हमने इनके फंक्शन या इनकी वर्किंग के बारे में कल पढ़ लिया था। ओके, सो आज इसकी थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए ऐसे लिखा हुआ है, कैथोड रे ऑक्सीलोस्कोप का सबसे महत्वपूर्ण भाग ये है, महत्वपूर्ण भाग है उसकी कैथोड रे ट्यूब। सीआरओ का सबसे मेन पार्ट क्या होता है? सीआरटी। सीआरटी के इलेक्ट्रोड्स को एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब में रखा जाता है, ठीक है ना। एक ग्लास ट्यूब होता है, उसको पूरा वैक्यूम क्रिएट करके उसके अंदर सारे इलेक्ट्रोड्स हमारे लग जाते हैं। कौन से? जो कैथोड हो गया, फिलामेंट हो गया, ग्रिड हो गया, फोकसिंग एनोड हो गए, है ना, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हो गई, ये सब किसके अंदर? एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब में रखा जाता है। तथा दूसरे छोर पर एक स्क्रीन लगी होती है। कैथोड द्वारा इलेक्ट्रॉन बीम उत्पन्न की जाती है। कैथोड ही तो होता है जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स इमिट करता है, ठीक है ना। कैथोड्स द्वारा इलेक्ट्रॉन बीम उत्पन्न की जाती है तथा यह इलेक्ट्रॉन बीम एक्सटर्नली अप्लाइड वोल्टेज से वर्टिकली व हॉरिजेंटली डिफ्लेक्ट होते हुए अंततः स्क्रीन की फॉस्फर कोटिंग से जाकर टकराती है, जिससे फॉस्फर कोटिंग में ग्लो साइन या चमक उत्पन्न होती है। देखो, हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि जब हमारे वर्टिकली डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स होती है उसमें क्या करते हैं, जो सिग्नल हमें मेजर करना होता है, इनपुट सिग्नल किसमें अप्लाई करते हैं? वर्टिकली डिफ्लेक्टिंग प्लेट में, ठीक। और हॉरिजेंटली डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स में क्या होता है? इंटरनली वोल्टेज होता है जो इंटरनल जनरेट करता है सीआरटी। वो हम सीआरटी, है ना, जो इंटरनली जनरेट करता है, वो कहाँ पे हम अप्लाई करते हैं? हॉरिजेंटली डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स पे, ठीक है ना। लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था। ओके, तो फिर क्या होता है, जब ये इससे डिफ्लेक्टिंग प्लेट से होते हुए कहाँ जाता है? फॉस्फर कोटिंग स्क्रीन से जाकर टकराता है और ल्यूमिनस जनरेट करता है, यानी ग्लो यानी चमक जनरेट करता है, ठीक है ना। तभी तो वो ल्यूमिनस जो हमारा पॉइंट है वही तो वेव फॉर्म हमारी ड्रॉ करता है, राइट। ओके, तो पहला सेक्शन हमारा क्या था? ट्राइओड सेक्शन, ठीक है ना। पहला सेक्शन था ना हमारा ट्राइओड सेक्शन। ये देखो, ये सेक्शन है ट्राइओड सेक्शन। ट्राइओड सेक्शन के अंदर क्या थे? फिलामेंट, कैथोड और ग्रिड थे मेन। और मेनली क्या होते हैं? कैथोड और ग्रिड। मेन पार्ट क्या है? कैथोड एंड ग्रिड। तो ओके, हम पढ़ते हैं फिर। देखो, ट्राइओड सेक्शन, सीआरटी के ट्राइओड सेक्शन में कैथोड ग्रिड होते हैं। ग्रिड एक प्रकार का निकल कप होता है जिसमें एक होल होता है, ठीक है ना। ग्रिड एक प्रकार क्या होता है? या आप कह दीजिए इसको एज अ निकल मतलब मटेरियल है निकल का। कप कह दीजिए या फिर सिलेंडर कह दीजिए, है ना। लाइक कप भी तो सिलेंडर की टाइप का होता है, एक हॉलो सिलेंडर टाइप का, है ना। एक प्रकार का निकल कप होता है जिसमें एक होल होता है तथा यह कैथोड को लगभग पूरी तरह से ढक लेता है ना, क्योंकि कंट्रोल करना होता है हमें इलेक्ट्रॉन्स किसकी मदद से? हमारे ग्रिड की मदद से। तथा यह ग्रिड होते हैं। ग्रिड एक प्रकार का निकल कप होता है जिसमें एक होल होता है तथा यह कैथोड को लगभग पूरी तरह से ढक लेती है। कैथोड भी निकल का बना होता है तथा सिलेंड्रिकल शेप का होता है। इसमें एक ऑक्साइड कोटेड इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करने वाली सरफेस, इलेक्ट्रॉन इमिटिंग सरफेस होती है तथा यह सरफेस ग्रिड के होल की ओर डायरेक्टेड होती है। कैथोड की हीटिंग एक इनसाइड फिलामेंट द्वारा की जाती है। कल ही बताया था कि इसमें जो होती है ना, कोटिंग्स की जाती है, ठीक है ना। इसमें हमारे जो हमारा ये कैथोड होता है उसमें कोटिंग होती है, एक ऑक्साइड कोटिंग होती है, ठीक है ना। और वो किस लिए होती है? वो सपोर्ट करती है इलेक्ट्रॉन को इमिट करने में, है ना। जो ऑक्साइड कोटेड इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करने वाली सरफेस होती है ना। तथा यह सरफेस कोएक्सियल होती है किसके साथ? जो इलेक्ट्रॉन्स बीम है ना, इलेक्ट्रॉन्स बीम या कह दो कि हमारी जो सीआरटी की एक्सिस है उसके साथ क्या होती है? कोएक्सियल होती है, क्योंकि हमें उसकी डायरेक्शन, हमारे बीम की डायरेक्शन तो सेम ही रखनी है, तो उसके साथ कोएक्सियल होना पड़ेगा होल को, ठीक है ना। सरफेस ग्रिड को उसके साथ, जैसे मान लो ये होल है तो होल को ये है इलेक्ट्रॉन बीम की डायरेक्शन, तो इसके साथ कोएक्सियल होना पड़ेगा ना। अगर लेट सपोज हमारा ये डायरेक्शन है और ये यहाँ पर ये होल जा रहा है,
तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। होल की ओर डायरेक्टेड होती है। कैथोड को हीटिंग, कैथोड की हीटिंग एक इनसाइड फिलामेंट, कैथोड की हीटिंग एक इनसाइड फिलामेंट द्वारा की जाती है ना, फिलामेंट भी लगा होता है। कैथोड को लगभग 2000 -2000 की वोल्टेज पर रखा जाता है तथा ग्रिड पोटेंशियल -200 वोल्ट से -205, मतलब दोनों में ही निगेटिव वोल्टेज होते हैं, कैथोड में भी और ग्रिड में भी। तभी तो कैथोड रिपेल करके इलेक्ट्रॉन कंट्रोल कर पाएगा, राइट। सॉरी, वो ग्रिड ग्रिड है ना, तभी तो ग्रिड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, आगे जाने ही नहीं देगा। हाई वोल्टेज जब उस पर होगा, आगे जाने ही नहीं देगा, तभी तो वो कंट्रोल कर पाएगा किसको, कैथोड, कैथोड से इमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को। और कैथोड में भी देखो क्या है, -2 किलो वोल्टेज रखा जाएगा, तभी तो वो क्या करेगा, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स इमिट करेगा, से रखा जाता है। ग्रिड तथा कैथोड के मध्य पोटेंशियल डिफरेंस कैथोड से होने वाले इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल करता है, और इसलिए स्क्रीन की ओर जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी इसी ग्रिड कैथोड के पोटेंशियल पर निर्भर करती है। मेनली ग्रिड का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल करना, ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जितने ज़्यादा पहुंचेंगे स्क्रीन पर, जो फॉस्फर स्क्रीन में हिट करेंगे, उतनी ज़्यादा क्या होगी, ल्यूमिनेस या चमक होगी। चमक को कंट्रोल हम करते हैं ना, एक नोजल की हेल्प से चमक कंट्रोल करते थे, या अभी भी ब्राइटनेस हम, लेकिन अब तो अगर CRT है तो ब्राइटनेस भी कंट्रोल करते हैं, वो मेनली यही होता है ना, ग्रिड की मदद से ही कंट्रोल करते हैं हम। जितनी अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन स्क्रीन को स्ट्राइक करेंगे उतनी ही स्क्रीन ज़्यादा ग्लो करेगी। अतः ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स स्क्रीन को स्ट्राइक करने पर स्क्रीन ब्राइटली ग्लो करेगी, जबकि कम संख्या में इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करने पर ग्लो कम होगा। अतः स्पष्ट है कि ग्रिड पोटेंशियल कंट्रोल ही स्क्रीन का ब्राइटनेस कंट्रोल करती है, ठीक है ना। पोटेंशियल ग्रिड ही स्क्रीन का ब्राइटनेस कंट्रोल करती है, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, ट्रायोड सेक्शन हो गया। अब ट्रायोड सेक्शन के बाद क्या था, हमारा फोकसिंग सेक्शन था ट्रायोड सेक्शन के बाद, ठीक है। ये देखो, ट्रायोड सेक्शन के बाद क्या था हमारा, फोकसिंग सेक्शन था। फोकसिंग के बाद क्या था, डिफ्लेक्शन सेक्शन था, फिर पोस्ट डिफ्लेक्शन एक्सीलरेशन था। चलो, कैथोड व ग्रिड द्वारा भेजी गई इलेक्ट्रॉन बीम को एक पतली बीम बनाकर, अर्थात इलेक्ट्रॉन्स को स्क्रीन के एक फाइन पॉइंट पर फोकस करने का कार्य फोकसिंग सेक्शन द्वारा किया जाता है। अतः फोकसिंग इलेक्ट्रोड्स A1, A2 व A3 को इलेक्ट्रॉन्स लेंस भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन्स लेंस मतलब जो इलेक्ट्रॉन को फोकस्ड कर दें, वहां से फैले हुए आ रहे थे, मगर वहां से फैले हुए आते, लेकिन क्या करते, फोकस्ड कर दें बिल्कुल, है ना। और हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कैसे फोकस करते हैं, कौन सा A1 और A2 A3 है ना, लास्ट क्लास। A1 तथा A3 ग्राउंड पोटेंशियल पर रखे जाते हैं, यानी पॉजिटिव पोटेंशियल पर रखे जाते हैं A1 और A3, है ना, क्योंकि ये क्या एक्सीलेशन प्रोवाइड करते हैं, प्री एक्सीलेशन और एक्सीलेशन एनोड है ये A1 और A3, जिसके कारण यह इलेक्ट्रॉन्स को आकर्षित करने हेतु एक्सीलेटिंग फील्ड प्रदान करता है, ठीक है ना। A1 इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड से आकर्षित करने हेतु एक्सीलेटिंग फील्ड प्रदान करता है, तथा A1 का होल इस बीम का इनिशियल क्रॉस सेक्शन निर्धारित करता है। क्योंकि देखो, ये भी क्या होता है, ये भी एक सिलेंडर टाइप का होता है, तो इससे, इस सिलेंडर से अगर ज्यादा फैले हुए इलेक्ट्रॉन थोड़े निकल पाएंगे, वो तो बाहर चले जाएंगे, सिर्फ वो तो और उनकी क्या हो गई है, कोएक्सियल, उनकी एक्सेस अलग हो जाएगी, ठीक। लेकिन अगर बीम को सीधे जाना है तो क्या होगा, पहले उसी होल से, किसके होल से, A1 एनोड जो सिलेंड्रिकल है उसके बीच जो होल है, उसी के होल के बीच से जो जाएंगे, वही इलेक्ट्रॉन किस में होंगे, अपनी एक्सिस में होंगे, बाकी सब तो इधर उधर हो जाएंगे। तो यही बोला है, A1 इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड से आकर्षित करने तो एक्सीलेटिंग फील्ड प्रदान करता था। A1 का होल इस बीम का इनिशियल क्रॉस सेक्शन निर्धारित करता है। A2 का पोटेंशियल लगभग -2 किलो वोल्ट यानी 2000 वोल्ट के माइनस के आसपास एडजस्टेबल होता है, क्योंकि उसे क्या करना पड़ता है, रिपेल करके फोकस करना होता है। ओके, जब इलेक्ट्रॉन बीम A1 में प्रवेश करती है तो वह डाइवर्जेंट होती है। भाई डाइवर्जेंट होती है मतलब अपने पाथ से विमुख होती है, फोकस नहीं होती है। लेकिन क्या होता है, जो A2 होता है, A2 पोटेंशियल है ना, A2 पोटेंशियल को A2 का पोटेंशियल एडजस्ट करके,
है ना। A2 का पोटेंशियल एडजस्ट करके बीम को वांछित बिंदु पर फोकस किया जाता है, अतः A2 को फोकसिंग रिंग भी कहा जाता है। ठीक है ना। A2 इज कॉल्ड एज अ फोकसिंग रिंग। रिंग क्यों? क्योंकि उसका क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, एज अ सिलेंडर होता है, जैसे रिंग भी तो सिलेंडर ही होती है। ठीक है ना। A2 का नेगेटिव पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन्स को कुछ स्लो डाउन कर देता है, क्योंकि वो भाई रिपेल कर रहा है, स्पीड भी स्लो हो जाती है अगर फोकस कर रहा है तो, किंतु A3 पर इन्हें फिर से एक्सीलेट कर दिया जाता है। अतः A3 से निकलने वाली बीम की स्पीड A1 से प्रवेश करने वाली बीम की स्पीड के लगभग समान होती है। अब यह इलेक्ट्रॉन बीम डिफ्लेक्टिंग प्लेट में प्रवेश करने को तैयार है। डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स को पास करते समय इस बीम की वेलोसिटी नियत रहती है। ठीक है, इसमें का डिफ्लेक्टिंग प्लेट जब जाती है, क्योंकि डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स का काम ये नहीं कि उसको एक्सीलरेशन प्रोवाइड करे, स्लो डाउन करे, उनका तो सिर्फ डिफ्लेक्शन करना होता है। ठीक है ना। तो इससे यही बोला कि डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स को पास करते समय इस बीम की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है या नियत रहती है ना, कांस्टेंट। ओके, हमारा नेक्स्ट सेक्शन कौन सा है? डिफ्लेक्शन सेक्शन। इसमें प्लेट्स के दो सेट होते हैं जिनको हॉरिजेंटल प्लेट्स या वर्टिकल प्लेट्स कहा जाता है। ठीक है ना। वर्टिकल प्लेट्स में हम अपना इनपुट सिग्नल देते हैं और हॉरिजेंटल प्लेट्स में क्या है, इंटरनली जनरेटेड वोल्टेज अप्लाई होता है, क्योंकि हमें हॉरिजेंटल भी मूव करना है अपने सिग्नल्स को और वर्टिकल भी कहा जाता है। यदि हॉरिजेंटल और वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट को ग्राउंड कर दिया जाए या अनकनेक्टेड छोड़ दिया जाए, तब बीम बिना किसी डिफ्लेक्शन के इन दोनों प्लेट्स को पार कर जाएगी तथा स्क्रीन के सेंटर में जाकर स्ट्राइक करेगी। भाई वहां से तो जनरेट होकर सीधे गई है कि नहीं? देखो, यहां से तो इलेक्ट्रॉन बीम गई बिल्कुल सीधे। ठीक, अब जो हमारी क्या है, पहले हमारी वर्टिकल होगी। ठीक है ना, पहले ये वर्टिकल मूव कराएगी। ठीक, इसने वर्टिकल मूव कराया, आगे क्या, और इसने देखो क्या कराया, हॉरिजेंटल मूव कराएगा, तभी तो ये जाके हॉरिजेंटल और वर्टिकल मूव करेगी स्क्रीन पे। अदरवाइज क्या होगा, बिल्कुल सीधे जाएगी, कोई मूवमेंट ही नहीं होगा और बिल्कुल सीधे जाएगी और स्क्रीन पे हिट कर देगी। तो वहां पर क्या होगा, सिर्फ एक स्पॉट होगा, ल्यूमिनेस स्पॉट, ना एक्स एक्सिस में ना वाई एक्सिस में, बस एक स्पॉट के रूप में, अगर डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हमारी नहीं होगी। ठीक है ना। एक हमारी ये एक्स एक्सिस पे डिफ्लेक्ट किया, ये वाई एक्सिस पे जब डिफ्लेक्ट करेगी तभी तो हमारी फाइनली एक्स वाई एक्सिस बनेगी, है ना। एक्स और वाई एक्सिस फाइनली हमारा जो ग्राफ बनेगा वो एक्स वाई एक्सिस में बनेगा। लेकिन अगर कुछ नहीं होगा तो सीधे सिर्फ स्पॉट सा। ठीक, कहाँ गए थे, छोड़ देते। प्लेट्स को ग्राउंड कर दिया जाए, मतलब कोई वोल्टेज ही ना दिया जाए, तो डिफ्लेक्शन दोनों प्लेट्स को पार कर जाएगी तथा स्क्रीन के सेंटर में जाकर स्ट्राइक करेगी, सिर्फ सेंटर में जाकर स्ट्राइक करेगी, बस एक ल्यूमिनस स्पॉट सा बना देगी। ठीक है ना। डिफ्लेक्शन सेक्शन। ओके, आगे देखो जैसे लिखा हुआ है, यदि इन दोनों प्लेट्स पर शून्य पोटेंशियल है तो प्लेट्स के बीच से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन्स पर कोई डिफ्लेक्शन फोर्स नहीं लगेगा। अब यदि ऊपर वाली प्लेट से देखो, ये नीचे बना हुआ है, ऊपर वाली प्लेट्स पर प्लस V/2 पोटेंशियल तथा नीचे वाली प्लेट पर माइनस V/2 पोटेंशियल सप्लाई कर दिया जाए तो प्लेट्स के मध्य कुल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V हो गया ना, प्लस V/2 माइनस का V/2 इक्वल टू V, दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, प्लस V का। अब देखो इसमें अब बीम आ रही है, अब क्या होगा, प्लस इलेक्ट्रॉन्स तो निगेटिव होते हैं, तो किस जो निगेटिव प्लेट है वो क्या करेगी, रिपेल करेगी, और पॉजिटिव प्लेट अट्रैक्ट करेगी। देखो सिग्नल मूव हो गया, किसकी तरफ मूव हो गया, जो भी प्लेट होगी, अगर हॉरिजेंटल है तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल है तो वर्टिकल। प्लेट ने एक प्रकार से इसको मूवमेंट दे दिया, इसका पाथ तो सीधे था, सीधा जाता तो यहाँ पर सिर्फ एक स्पॉट देता, लेकिन देखो इसने मूव करा दिया, मूव कराया कि नहीं कराया, है ना। इसी तरीके से ये वोल्टेज देके मूव करा देते हैं। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट होंगे तथा निगेटिव प्लेट से रिपेल होंगे, इससे बीम का डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल चेंज हो जाएगा तथा बीम अब सेंटर पर स्ट्राइक ना करके स्क्रीन पर किसी दूसरे पॉइंट पर स्ट्राइक करेगी। ठीक है ना। ओके, यदि डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स पर अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगा दी जाए तो पहले बीम एक दिशा में डिफ्लेक्ट होगी तथा AC का मान बढ़ने पर डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, पीक पॉइंट के बाद फिर जीरो तथा फिर ऐसे ही निगेटिव हाफ साइकिल में रिवर्स साइड में डिफ्लेक्शन होगा। अतः ऐसी स्थिति में स्क्रीन पर आपको एक लाइन दिखाई देगी। देखो अब इसको समझ लो कि लाइन कैसे दिखाई देगी। तो नहीं है,
चलो देखो समझते हैं इसे। देखो ये जैसे अभी हमने देखा था, ये था ना, और ये स्क्रीन थी। लेट सपोज हमारा ये था, यहाँ पे हमने क्या दे रखा था, प्लस v/2 दे रखा था, और यहाँ पर मतलब प्लस v/2 और माइनस v/2 दे रखा था। लेट सपोज यहाँ पर सिग्नल क्या है, देखना सिग्नल हम अब क्या करते हैं, यहाँ पर सिग्नल देते हैं हमारा। अब इसको क्या करते हैं, इनको हटाते हैं और सिग्नल क्या दे देंगे, यहाँ दे दें v और यहाँ दे दें 0, ठीक, मतलब v वोल्ट। अब अप्लाई क्या कर दिया, देखो हमने सिग्नल कौन सा अप्लाई किया गया, एसी सिग्नल अप्लाई किया। अब देखो सबसे पहले क्या है, 0 है कि नहीं, सबसे पहले हमारा सिग्नल क्या है, सिर्फ 0 है ना, पहले 0 और फिर v, फिर 0, फिर माइनस v और फिर 0, यही तो है, माइनस v प्लस v, और ये कौन से हैं, 0 0 पॉइंट हैं, ठीक। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा तो वेव कहाँ, सीधे इलेक्ट्रॉन बीम जाएगी, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। अब धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, प्लस v प्लस v। अब यहाँ पे क्या हो गया, प्लस v बढ़ता गया, तो इलेक्ट्रॉन है अट्रैक्ट होते गए। पहले धीरे 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 देखो, पहले इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा, पहले यहाँ जाएगा, फिर और ज़्यादा, फिर क्या होगा, और ज़्यादा अट्रैक्शन, फिर और ज़्यादा अट्रैक्शन, और प्लस v पे सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन, तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट हुआ। हमारी लाइन कहाँ से ड्रॉ हो गई, लाइन हमारी गई, देखो स्क्रीन पे कैसे ड्रॉ हो रही होगी, यहाँ से गई, स्पॉट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और ऊपर तक बढ़ा, ये स्पॉट ने लाइन बना दी पूरी। अब क्या होगा, जब प्लस 20 हो गया, अब क्या फिर से घटना चालू हुआ, फिर से घटना चालू होगा, तो पहले स्पॉट यहाँ तक गया, फिर अब वापस लौटना चालू होगा, जो बीम होगी वो फिर वापस लौटनी चालू होगी। तो फिर से ये स्पॉट क्या होगा, देखो यहाँ तक गया और फिर वापस लौटा, यहाँ फिर वापस लौट के आया, ये ऊपर गया और ये नीचे फिर लौट के आया, ठीक है ना। ये प्लस v पे था, 0 से प्लस v और फिर प्लस v से 0। अब देखो फिर क्या है, निगेटिव। अब देखो वोल्टेज बदल गया, यहाँ निगेटिव हो गया, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यहाँ माइनस और यहाँ आ जाएगा प्लस। तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ मूव लेगी, प्लस की ओर तो अट्रैक्ट होगी, ये देखो इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ अट्रैक्ट होगी, ओके। तो देखो अब क्या होगा, फिर ये नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, यहाँ तक जाएगा, और फिर 0 वापस लौटा है, तो फिर 0 होके वापस आ जाएगा। तो हमारा क्या, एक लाइन जनरेट होगी, सिंपल सीधी सी लाइन, ठीक है ना। ये समझ में आया हमें कैसे हमें एक लाइन मिल रही है। तो ठीक है, कहाँ पे थे, हाँ हो गया था, प्लेट सप्लाई की जाएगी तो एक लाइन वर्टिकल होगी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे स्क्रीन पर आपको एक लाइन दिखाई देगी, यदि एसी वोल्टेज हॉरिजॉन्टल प्लेट पर सप्लाई की जाएगी तो ये लाइन हॉरिजॉन्टल होगी, ऑब्वियसली बात है। यदि एसी वोल्टेज वर्टिकल प्लेट पर अप्लाई होगी तो क्या होगा, एक लाइन वर्टिकल मिलेगी, जैसी डिफ्लेक्शन वैसा ही लाइन। अब देखो पोस्ट डिफ्लेक्शन एक्सीलरेशन क्या है, स्क्रीन पर उत्पन्न चमक, ब्राइटनेस ऑफ ग्लो बीम में इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है, पता है हमें। चूंकि इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन ग्रिड द्वारा कंट्रोल किया जाता है, अतः ग्रिड वोल्टेज कंट्रोल से ही ब्राइटनेस कंट्रोल होती है। ब्राइटनेस इलेक्ट्रॉन बीम की स्पीड पर भी निर्भर करती है, भाई जितनी जल्दी आएगा उनके, भाई जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक हो रहे हैं वो तो चलो ठीक है, बाकी किस पे डिपेंड करेगी, ब्राइटनेस इलेक्ट्रॉन बीम की स्पीड पर भी निर्भर करेगी। अधिक ब्राइटनेस के लिए इलेक्ट्रॉन्स को, देखो अधिक ब्राइटनेस के लिए इलेक्ट्रॉन्स को स्क्रीन से टकराने से पहले एक्सीलरेट किया जाना चाहिए, किंतु डिफ्लेक्सिंग प्लेट से गुजरते समय इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होने पर डिफ्लेक्शन वोल्टेज का प्रभाव कम हो जाता है। भाई ज़्यादा अगर हम डिफ्लेक्शन प्लेट के पहले ही हमने क्या कर दिया, एक्सीलरेशन दे दिया, कि डिफ्लेक्शन प्लेट के पहले ही हमने एक्सीलरेशन दे दिया तो क्या हो जाएगा, हमारा डिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा स्पीड की वजह से ही। इसीलिए देखो डिफ्लेक्शन प्लेट से गुजरते समय इलेक्ट्रॉन वर्टिकली बहुत ज़्यादा होने पर डिफ्लेक्शन वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होने पर डिफ्लेक्शन वोल्टेज का प्रभाव कम हो जाएगा, अतः इलेक्ट्रॉन्स को प्लेट से ट्रैवल करने के पश्चात उनका एक्सीलरेशन किया जाता है, जिसको पोस्ट डिफ्लेक्शन एक्सीलरेशन कहा जाता है, मतलब डिफ्लेक्शन के बाद एक्सीलरेशन, ठीक है ना। इसके लिए प्रतिरोधी पदार्थ की हेलिक्स डिफ्लेक्शन प्लेट से स्क्रीन, इसके लिए प्रतिरोधी पदार्थ की हेलिक्स डिफ्लेक्शन प्लेट से स्क्रीन, प्रतिरोधी पदार्थ हेलिक्स डिफ्लेक्शन प्लेट्स, इसके लिए प्रतिरोधी पदार्थ की हेलिक्स डिफ्लेक्शन प्लेट से स्क्रीन, अच्छा हाँ, हेलिक्स डिफ्लेक्शन, प्रतिरोधी पदार्थ की हेलिक्स डिफ्लेक्शन प्लेट से स्क्रीन तक डिपॉजिट किया जाता है। इसे इस हेलिक्स के स्क्रीन छोर पर लगभग प्लस 12 किलो वोल्ट है ना, 12 किलो वोल्ट मतलब
1000 वोल्ट का पोटेंशियल व दूसरे छोर पर 0 पोटेंशियल होता है। अतः डिफ्लेक्शन प्लेट्स को छोड़ने के पश्चात इलेक्ट्रॉन स्क्रीन तक अपनी यात्रा में एक नियंत्रण एक्सीलेटिंग फोर्स का अनुभव करते हैं तथा स्क्रीन पर बहुत ऊर्जा से चोट करते हैं। तभी तो ल्यूमिनस होगा जितनी स्पीड से करेंगे चोट, है ना। ओके, अब आते हैं स्क्रीन पर। सीआरटी स्क्रीन पर फेस के अंदर की ओर फॉस्फर मटेरियल की कोटिंग डिपॉजिट होती है, ठीक है ना। फॉस्फर कोटिंग पे तो स्ट्राइक करके क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें, लाइट एनर्जी में होता है, और ल्यूमिनस जनरेट होता है, मतलब कई प्रकार के रंग जनरेट होते हैं। कोटिंग डिपॉजिट होती है जब इलेक्ट्रॉन बीम स्क्रीन पर स्ट्राइक करती है तो स्क्रीन पदार्थों के इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं तथा फिर जब वह नॉर्मल लेवल पर वापस आते हैं तो एक प्रकार का उत्सर्जन करते हैं, इमिशन ऑफ लाइट करते हैं। इस स्क्रीन पर चमक या ग्लो उत्पन्न होती है। इससे स्क्रीन पर चमक या ग्लो उत्पन्न होती है तथा यह ग्लो कुछ मिली सेकेंड तक परसिस्ट भी करती है। हमने पढ़ा था ना परसिस्ट का मतलब लास्ट क्लास में क्या होता है। परसिस्ट मतलब जब हम वोल्टेज हटा लेते हैं फिर भी थोड़ी देर तक ग्लो करती है, अपनी इनिशियल पोजीशन पे आने के लिए, है ना, ग्लो करती। भाई इलेक्ट्रॉन तो एक्साइटेड हो गए, अब दोबारा से अपनी स्टेट में आने के लिए थोड़ा टाइम तो लेंगे। ग्लो का कलर रेड, ग्रीन, ब्लू, व्हाइट एटसेट्रा हो सकता है तथा यह स्क्रीन पर प्रयुक्त पदार्थ पर निर्भर करता है। देखो, अगर फॉस्फर टाइप P1 टाइप है तो येलो ग्रीन होगा, P2 टाइप है तो ब्लू ग्रीन होगा, P4 है तो व्हाइट, P7 है तो सिर्फ ब्लू, P11 है तो पर्पल और ब्लू, और P31 है तो येलो और ग्रीन कलर क्या करेगा, चमक के साथ देगा। फ्लोरेसेंस मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर की चमक, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट योर थ्योरी ऑफ CRT। ओके, थैंक यू।